पैरासिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया किसे कहते हैं? ये किसे कहा जाता है? इसमें लाइसिस होता है ब्लड सेल का, लेकिन कैसे होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास हर उस कंडीशन का नाम पैरासिस्मल नॉक्चर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? एक्वायर्ड म्यूटेशन होता है। कहाँ पर? हमारे पास एक्वायर्ड म्यूटेशन होता है इन PIGA जीन्स। पिगा जीन्स यानी PIGA जीन्स में हमारे पास म्यूटेशन हो जाता है। ये PIGA है क्या चीज़? ये हमारे पास वो जीन है जो क्या सिंथेसाइज करता है। हर उस जीन का नाम PIGA जीन है जो हमारे पास सिंथेसाइज करता है फास्फोटिडाइल इनोसिटोल। फास्फोटिडाइल इनोसिटोल ग्लाइकॉन को सिंथेसाइज करता है, उसका नाम क्या है? PIGA जीन। अब ये जीन्स जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है, ये कहाँ पर एंकर होता है? ये मेम्ब्रेन में अपना की रोल अदा करता है। अगर ये मेम्ब्रेन में होगा तो मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन होगी। अगर ये मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं है तो मेम्ब्रेन विल लाइस। तो मेम्ब्रेन सीधा ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेम्ब्रेन डायरेक्ट बर्स्ट हो जाएगा और उसका सेल का क्या होगा? किलिंग हो जाएगी। वो नेचुरल इमेज जिसमें हमारे पास इस जीन में म्यूटेशन आ जाती है। जो ही जीन में म्यूटेशन आई तो ये जो नॉर्मल सिंथेसिस है ये ख़त्म हो जाएगी। जब ये ख़त्म होगी, जो ही ये सिंथेसिस ये हमारे पास क्या हुआ? डिफिशेंट हुआ। ये हमारे पास डिफिशेंट हुआ किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। जब म्यूटेशन की वजह से ये डिफिशेंट हुआ तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास डिफिशेंट हो गया, कम हो गया। जो ही डिफिशेंट होगा तो जो ब्लड सेल्स होंगे वो ब्लड सेल्स क्या होंगे? ब्लड सेल विल बिकम मोर सेंसिटिव। हमारे पास उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। किसके लिए? लाइसिस के लिए। क्योंकि अभी जो ये कंपोनेंट जो है ये क्या करता है? ये बचाता है किस चीज़ को? सेल को। किस चीज़ से? कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन से। कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन में बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन जिसमें डिफरेंट फैक्टर आते हैं लाइक C5b या C5A वगैरह या CA वगैरह या C3 C4 एट्सेट्रा C2, ये सारे कॉम्प्लीमेंट जो रिएक्शन जो जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, अभी वो रिएक्शन से ये क्या करता है? बचाता है। अभी जो ही ये कॉम्प्लीमेंट इस पर अटैच हुए, जो ही ये कॉम्प्लीमेंट इसके साथ क्या हुए? इसके साथ अटैच होने से जो ही ये कॉम्प्लीमेंट ख़त्म हुआ तो ये कॉम्प्लीमेंट सीधा कहाँ जाएंगे? ब्लड सेल पे अटैच होंगे और ब्लड सेल पे अटैच होने के साथ ही इट विल एनहेंस लाइसिस। ये हमारे पास सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे? लाइसिस करेंगे। याद रहे जो हमारे पास एनहेंसमेंट होती है, एनहेंसमेंट जो हमारे पास होती है किस चीज़ की? ब्लड सेल की। जो ब्लड सेल की एनहेंसमेंट होती है वो किस कंडीशन में और बढ़ जाती है? ब्लड सेल की लाइसिस की एनहेंसमेंट जब ब्लड की पीएच हमारे पास जब ब्लड पीएच डिक्रीज होगी किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर है और ये एसिडिक नेचर की वजह से हमारे पास ब्लड पीएच कम होती है। जो ही ब्लड पीएच कम होती है तो ये एनहेंसमेंट, ये लाइसिस की पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जो ही लाइसिस की पावर इंक्रीज हुई सीधा हमारे पास थ्रोम्बोसिस भी काज होगा। जो सेल लाइसिस हो रहे हैं वो डायरेक्ट क्या होंगे? थ्रोम्बोज होंगे। कहाँ पर जाके थ्रोम्बोसिस उनकी होगी? उनकी थ्रोम्बोसिस होगी पोर्टल वेन में और साथ साथ हेपेटिक वेन में।
तो ये डिफरेंट वेन्स आती हैं, इन वेन्स में भी उनकी थ्रोम्बोसिस हो सकती है, आर्टरी में भी, वेसल्स में भी हो सकती है। तो ये कैसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे प्रोक्सेसल नेचुरल हेमोग्लोबिनूरिया एक ऐसी कंडीशन है जो एक्वायर्ड म्यूटेशन हो जाता है इस जीन में। ये एक प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करता है, फॉस्फेटाइलइनोलेटोल ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसको सिंथेसाइज करता है, जो हमारे पास मेम्ब्रेन की क्या करता है, इंटीग्रिटी को मेंटेन। जो ही ये प्रोटीन खत्म हुआ, ये इसकी म्यूटेशन हुई और ये प्रोटीन डिफिशिएंट हुआ, तो डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट रिएक्शन का एक्टिवेशन होना, सेंसिटिविटी बढ़ जाना और साइदा लाइसिस होना। और लाइसिस जो है इनहेंस्ड होता है किस में, पीएच जब कम होगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन ज़्यादा होगी, उस ज़्यादा रिटेंशन में होने की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये पीएच कम हो जाती है और पीएच कम की वजह से लाइसिस होती है, लाइसिस की वजह से थ्रोम्बोसिस होता है और फिर पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया। हम सारी यहाँ तक जो पढ़ रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट, ये इम्यूनो ऑटो इम्यून सारे रिएक्शन हो रहे हैं। अभी वही बातें हैं कि यहाँ पर इम्यूनो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, उसमें भी सिंपल एंड सिंपल एंटीबॉडी डायरेक्ट जाके क्या करता है, ये हमारा जो रेड सेल है, डिस्क शेप जो है, इस रेड सेल पे क्या करेगा, इस रेड सेल पे बाइंड करेगा और रेड सेल के बाइंड, जो रेड सेल की अपने कॉम्प्लीमेंट हैं, इसके एंटीजन जो हैं उसके साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के साथ ही डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करके ये क्या करता है, ट्रिगिंग कर देता है लाइसिस को। तो ये एंटीबॉडी वही सिनारियो चल रहा है। तो ये जो सेल के जो अपने जो सेल के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट हैं, ये कॉम्प्लीमेंट जो इस पर अटैच हैं, ये हमारे पास इनकी डिटेक्शन होती है एक टेस्ट के ज़रिए से, और उस टेस्ट का नाम है, क्या टेस्ट था, उस टेस्ट का नाम है कोम्स टेस्ट। कोम्स टेस्ट किसे कहते हैं, कोम्स टेस्ट हर उस टेस्ट को कहते हैं जिसमें हमारे पास इसके ऊपर जो होती है, क्या होती है, डिटेक्शन होती है। जो ही ये कॉम्प्लीमेंट अटैच हुआ और ये कॉम्प्लीमेंट अटैच होने के साथ ही यहाँ पर क्या होती है, ये कोम्स टेस्ट में इसकी डिटेक्शन, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये टेस्ट कब पॉजिटिव होगा, ये उस वक्त पॉजिटिव होगा जब एंटीबॉडी यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर अटैच हुआ है, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच हुआ है, और रेड सेल को सीरम में जो एंटीबॉडी है वो सीधे जाके इसके रेड सेल पे जाके रेड सेल को क्या कर रहा है, रेड सेल की क्लम्पिंग कर रहा है। जो ही एंटीबॉडी ने रेड सेल की क्लम्पिंग की तो यहाँ पर ये टेस्ट क्या हुआ, पॉजिटिव कॉम्बोट, ये कॉम्स टेस्ट जो है पॉजिटिव हो गया। कौन सी कंडीशन में, ऑटो एंटीबॉडी की कंडीशन में, जिसमें हमारे पास एंटीबॉडी डायरेक्ट ही अगेंस्ट चली जाती हैं। अगर याद रखें कि ये कंडीशन, ये अगर डायरेक्ट यहाँ पर क्लम्पिंग कर रहा है, अगर ये क्लम्पिंग के साथ एग्लूटिनेशन कर रहा है, तो ये टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये पेशेंट सीरम के जाके एग्लूटिनेट कर रहा है, सिर्फ सीरम में, पेशेंट के सीरम में जाकर एग्लूटिनेट कर रहा है रेड सेल को, तो उस कंडीशन का नाम इनडायरेक्ट कोम टेस्ट है। एक कंडीशन है डायरेक्ट कोम टेस्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कोम टेस्ट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट जो रेड ब्लड सेल हैं इसकी कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट क्लम्पिंग हो जाती है और डायरेक्ट क्या सरफेस डिटरमिनेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जो कि सरफेस डिटरमिनेंट जो इन्वॉल्व हो गया उसमें इनडायरेक्ट कोम टेस्ट आता है। तो मतलब यह है कि कोम टेस्ट जो है, कोम्स टेस्ट जो है वो कहाँ पर होता है, एंटीबॉडी जो ही आते हैं इस पर अटैच होते हैं और उसके साथ लाइसिस होती है, क्लम्पिंग होती है। पॉजिटिव टेस्ट हमारे पास क्या शो करता है कि यहाँ पर एंटीबॉडी में रिलेटेड लॉस हो रहा है। अभी हमारे पास कुछ एंटीबॉडी ऐसी हैं जो कूल्ड एंटीबॉडी हैं और कुछ एंटीबॉडी ऐसी हैं जो वार्म एंटीबॉडी हैं। ये कूल्ड एंटीबॉडी किसे कहा जाता है और वार्म एंटीबॉडी किसे कहा जाता है, ये हम ऑन द बेस ऑफ, मैं आपको सिर्फ यहां पर 2-3 बता देता हूं कि व्हाट इज वार्म एंटीबॉडी। वार्म एंटीबॉडी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया,
वार्म एंटीबॉडी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया किसे ये हर उस एंटीबॉडी का नाम है जिसमें हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन ए आता है और ये वर्क करता है कितने टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो बॉडी है ये डायरेक्ट अटैच होंगी किसके साथ, हमारे रेड सेल के साथ बाइंड होंगी और बाइंड होने के साथ ही ऑटो एंटीबॉडी ओन ब्लड सेल के साथ बाइंड होने के साथ ही वहाँ पर हीमोलाइसिस कर देंगी। तो इस कंडीशन का नाम वार्म एंटीबॉडी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है। लेकिन अभी कोल्ड एंटीबॉडी ऐसी नहीं है। कोल्ड एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो कोल्ड एंटीबॉडी नाम से ही जाहिर है, कोल्ड एंटीबॉडी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। कोल्ड एंटीबॉडी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया ये कहाँ पर काम करता है, जब एफिनिटी क्या हो, लो एफिनिटी हो एट टेम्परेचर, जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, लो हो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें कौन कौन से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन एम यहाँ पर अपने स्पाइक के ज़रिए से, क्रॉस लिंकिंग के ज़रिए से, अपने क्रॉस लिंकिंग के ज़रिए से ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है ये क्या कर देंगे, एग्लूटिनेशन कर देगी। कौन से टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस कंडीशन का नाम क्या है, कोल्ड एंटीबॉडी इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो कोल्ड एंटीबॉडी की कॉम्प्लिकेशन क्या है, कोल्ड एंटीबॉडी के वही कॉम्प्लिकेशन है जो हमारे पास कोल्ड कंडीशन में होती है, लाइक रेनॉल्ड्स फिनोमेना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है कि हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ में हमारी फिंगर्स, नेल्स,